हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप्स हम देखेंगे, ठीक है। और उसमें उस पे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो है इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसमें केवल हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखेंगे और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पे और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी पे जो हम लोग स्ट्रक्चर के लिए निकालेंगे इनडिटर्मिनेसी, वो हम लोग कई पार्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर से। तो इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर to the condition in structural mechanics where the internal forces or reaction in the structure cannot be determined solely by the equation of equilibrium equation। कहने का मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर है हमारे पास, उस स्ट्रक्चर में इंटरनल फोर्सेस हैं, मतलब कि ये मेंबर है, इसमें कुछ फोर्स होगा, ये मेंबर इसमें कुछ फोर्स होगा। तो ये जो मेंबर में फोर्सेस हैं इसी को हम इंटरनल फोर्सेस बोल दे रहे हैं। और बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन केवल हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन होते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई, समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो तीनों इक्वेशन से हैं, ये तीनों इक्वेशन से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस स्ट्रक्चर को। तो वही जो है हमारा इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हमको एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, वही हमारा इनडिटर्मिनेसी स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसकी बात अब इसमें ये देख लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। हम ये देख लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ये जो है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, सेकेंड है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। तो हम इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है ये क्या होता है। तो जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है ये क्या होता है कि refers to the condition where the forces in structure, external reaction and internal member forces cannot be determined only equation of static equilibrium, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें एक्सटर्नल रिएक्शन लगा हो, मीन्स इसी एक्सटर्नल रिएक्शन को क्या यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि ये जो सपोर्ट रिएक्शन है इसी को एक्सटर्नल रिएक्शन बोल दिया जा रहा है कि ये जो सपोर्ट है यही हमारा एक्सटर्नल रिएक्शन है। और ये जो मेंबर में फोर्सेस आते हैं इसको बोल देते हैं इंटरनल मेंबर फोर्सेस, ठीक है, इंटरनल मेंबर फोर्सेस। तो ये जो दोनों है एक्सटर्नल रिएक्शन एंड इंटरनल मेंबर फोर्सेस, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि किससे, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब कि ये जो तीनों इक्वेशन होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई और समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो, ये तीनों सफिशिएंट नहीं होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। मीन्स किसी भी मीन्स वो स्ट्रक्चर जो इनडिटर्मिनेसी है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो ये सफिशिएंट नहीं होते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीनों। तो हम उसी को हम यहाँ पे ये बोल देते हैं कि वो है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ठीक है। उसके लिए दूसरा पॉइंट इसमें देख सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस exceed the number of equilibrium equation the structure is statically indeterminate। मतलब कि नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने हैं, तीन यहाँ पे है और तीन यहाँ पे है। ये तीन तीन मिलकर कितने हो गए, 6। ये क्या है, एक्सीड कर जा रहे हैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन होते हैं, तो ये तीन से ज्यादा है, तो इसलिए इसको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के टाइप्स क्या क्या हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा था कि एक्सटर्नल रिएक्शन एंड इंटरनल मेंबर फोर्सेस, तो इन दोनों के बेसिस पे ही स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को क्लासिफाई किया गया है कि एक्सटर्नल रिएक्शन के बेसिस पे इसको हम क्या बोल सकते हैं। पहला जो है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, मीन्स कि हम रिएक्शन के बेसिस पे कितना हमारा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। इसमें देखिए, अकर व्हेन
देयर आर मोर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन देन द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन सॉल्व। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है ये क्या है, ज़्यादा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो मान लीजिए कोई भी बीम है, इस तरीके से ये बीम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। तो 3 2 5, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है होता है, 3 हो गए। तो जो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो कितना हो जाएगा, 5 - 3 2 आ गया। तो ये नंबर ऑफ अननोन होता है, और ये क्या है, यह है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब या फिर इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं कि इस एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है कि जब मोर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, तो इसको हम क्या कैसे बोल सकते हैं कि रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर इंटरनल मेंबर। तो ये जो इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आएगा वो कहाँ से आएगा, जो हम किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे ट्रस हो चाहे फ्रेम हो, उसमें ये मेंबर्स के वजह से आएगा, इंटरनल मेंबर्स के वजह से। ठीक है, ये जो इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो इंटरनल मेंबर के वजह से आएगा। कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, मान लीजिए ट्रस बना हुआ है, तो इस ट्रस में क्या है, ये जो मेंबर्स हैं ये सब मेंबर्स है, इस मेंबर्स के वजह से इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आएगी, क्योंकि ये जो मेंबर्स है इस मेंबर्स में भी फोर्स आएंगे। ठीक है, ये जो मेंबर्स है इसमें भी फोर्स आएंगे, इस फोर्सेस के वजह से ही इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, अकर व्हेन देयर आर मोर इंटरनल मेंबर देन द नेसेसरी टू इंश्योर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जब इंटरनल मेंबर्स जो है वो क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं स्टेबिलिटी से, मतलब कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए हमको जो है इतना ही मेंबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम इसको और स्टेबल करने के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा और मेंबर हमने ऐड कर दिया। तो जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है स्टेबिलिटी के अलावा मेंबर, इंटरनल मेंबर फोर्सेस को, तो वही जो एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेबिलिटी, मतलब ओवर रिजिड करने के लिए, मीन्स ओवर स्टेबल करने के लिए, तो वही हमारा इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और इन सब के फार्मूले वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर है उसमें स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है, और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या है, हमने पीछे अभी डिस्कस किया है कि ये जो है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का एडिशन होता है। ठीक है, और इसमें से हम नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेज माइनस करेंगे, नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेज माइनस करेंगे, वो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगा दिया है, तो यहाँ पे मैंने जो है हिंज लगा दिया है ना, एक मेंबर और एक मेंबर, 2 प्लेट है मान लीजिए, इन दोनों प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया, इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, हिंज बोल दे रहे हैं। यहाँ पे इसको नट बोल्ट से हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा इंटरनल हिंज है। अब देखिए, अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे इन एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी एंड इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी की हम बात करें तो इसमें देखिए ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी के लिए। किसके लिए, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी के लिए। और ये क्या चीज़ है, प्लेन। तो ये क्या है, प्लेन के लिए है। ठीक है, तो प्लेन के लिए है r-3। r क्या है यहाँ पे, r है नंबर ऑफ अननोन। क्या है, नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन, एंड ये 3 क्या था, 3 है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो ये प्लेन, यदि कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि कोई ये हमारा पास आ गया
ट्रस है, तो ये 2D में है, ठीक है, प्लेन है, 2D प्लेन में। तो इसके लिए ये यदि स्पेस हो तो वहां पे जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फार्मूला होगा वो R-6 होगा, ठीक है। तो R यहाँ R-6 होगा, मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि ये फ्रेम है और ये स्पेस के फॉर्म में है, जैसे कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये स्पेस के फॉर्म में है। तो उस केस में जो फार्मूला होगा इसकी वो ये वाला होगा, ठीक है, ठीक है। तो और ये जो दोनों फार्मूले हैं ये किसके लिए यूज हैं? ये दोनों फार्मूला है बीम एंड फ्रेम एंड ट्रस, तीनों के लिए फार्मूला ये दोनों यूज हैं। यदि स्ट्रक्चर 2D में है तो ये होगा एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, और यदि स्पेस के फॉर्म में है, 3D के फॉर्म में है, तो उसके लिए ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का। तो मैंने ये बताया कि इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी किसके वजह से आता है? ये सब जो मेंबर्स हैं इस मेंबर्स के वजह से आता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है वो बीम के लिए 0 होता है, ठीक है, बीम के लिए 0 होता है। और यदि हम 2D फ्रेम की बात करें तो जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है वो 3 होता है, ठीक है, 3C होता है। ये C क्या है? यहाँ पे C है क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। जैसे क्लोज्ड लूप की बात करें तो जैसे कोई मान लीजिए फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है, तो कुछ इस तरीके से मेंबर है, ये चारों ओर से लूप बना रहा है, मतलब ये क्लोज्ड लूप है। तो एक क्लोज्ड लूप हुआ, इसको हम नहीं बोल सकते क्लोज्ड लूप, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है। तो जो पूरी तरीके से क्लोज्ड हो उसी को हम लोग क्लोज्ड लूप बोलते हैं, ठीक है। यदि स्पेस हो, 3D इमेज हो, तो 3D इमेज के लिए 6 × C होगा, 6C होगा, ठीक है। जैसे कि ये स्पेस है तो इस स्पेस के लिए 6C होगा, ठीक है। C वही जो है क्लोज्ड लूप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी किसके लिए? ट्रस के लिए क्या होगा? M-2J + 3। ये फार्मूला हम आगे यूज करेंगे इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करने के लिए, ठीक है। आगे अच्छा, ये हमने जो अभी डिस्कस किया है फ्रेम के लिए कि हम जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हम 2D के लिए ये यूज करेंगे और 3D के लिए ये यूज करेंगे। ये इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हो गया। और फ्रेम के लिए ही हम ये भी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी यूज कर सकते हैं और स्पेस के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। और फ्रेम के लिए हम एक तरीका और है, वो हम देख लेते हैं कि इस फ्रेम के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों में से कोई यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम डायरेक्ट एक फार्मूला फ्रेम के लिए देखते हैं क्या है। जैसे फॉर फ्रेम के लिए स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है? ये है, ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये 3M + R - 3J + A, ठीक है। जैसे कि कोई फ्रेम है आपके पास, है ना, कुछ इस तरीके से फ्रेम है, तो 3M, ये 3M कहाँ से है? इस मेंबर में वर्टिकल फोर्स आ सकता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये मोमेंट आ सकता है इस मेंबर्स में। इसीलिए मेंबर्स में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, 3 अननोन्स हैं, ठीक है। R का मतलब क्या है? R का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। 3J क्या है? J का मतलब यहाँ पे है ज्वाइंट, ठीक है, J का मतलब है यहाँ पे ज्वाइंट। और हर एक ज्वाइंट पे मैक्सिमम कितने फोर्सेस हो सकते हैं? मान लीजिए कि ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे एक वर्टिकल फोर्स हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो सकता है, मोमेंट हो सकता है, रोटेशन जिसको बोल सकते हैं। मतलब एक ज्वाइंट पे 3 फोर्सेस हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 3J लिया गया है। और ये A क्या है? A है हमारा
नंबर ऑफ एडिशनल इक्विलिब्रियम, और इसको या फिर बोल सकते हैं इंटरनल हिंज कितना है वहाँ पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, कैसे, वो इस फार्मूले से निकालेंगे। और एम की वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू इंटरनल हिंज। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक हिंज लगा दिया है, तो ए इंटरनल हिंज कितना होगा यहाँ पे, कितना, फार्मूला क्या है, ए बराबर है हमारा एम डैश माइनस वन। तो एम क्या है, एम डैश हमारा है नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू इंटरनल हिंज। तो इंटरनल हिंज से ये और ये कनेक्टेड है इस इंटरनल हिंज से, तो एम डैश की वैल्यू कितनी होगी, 2 और माइनस 1, तो ये हो गया 1। तो जो ए की वैल्यू है नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेज वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और यदि प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, और इस वीडियो का जो लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम डाल देंगे, और जो है आप उसको देख सकते हैं।